CRAG, that is concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, Advanced and other competitive examinations. So continuing this lecture series on mole concept, we will be beginning with mole concept and covering the chemistry day by day with new chapter by chapter. So today covering some basic concepts of chemistry, that is the starting chapter of the chemistry in the syllabus of your examinations. So आगे बढ़ते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जाने से पहले सबसे पहले हमको मैटर का जो बाइफर्केशन है वो पता होना चाहिए. ओके, सो लेट मी जो मैटर है, मैटर इज डिवाइडेड into three general states that are in your syllabus, that are solid, liquid and gas. There are two more states, that is plasma and BEC, that is plasma and Bose-Einstein condensed state. I have not written those two because those are not in syllabus. जो सॉलिड लिक्विड गैस है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, दीज आर मेड अप ऑफ एटम्स. और जो एटम होता है वो बना हुआ होता है न्यूक्लियस का और ऑर्बिट्स का. एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं. तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको कंबाइनली अपन बोलते हैं न्यूक्लियन. सॉरी, इट्स अ टाइपिंग एरर हियर, करेक्ट इट. These are called as nucleons. इनको अपन बोलते हैं nucleons, not neutrons, nucleons. So okay, corrected. These are nucleons, not neutrons. सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को टुगेदर अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो ये मैटर का हल्का सा ओवरव्यू है. द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज न्यूक्लियॉन. फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे अपन न्यूक्लियॉन बोलते हैं, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के का कॉम्बिनेशन होता है. और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और ये एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसका क्या कारण है, क्योंकि इसका ये रीजन है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज रिपेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट होता है. तो कोई रीजन होता है, वो रीजन अपन आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे जाके. सो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर का ये होता है. देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू चेंज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर चेंज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है. जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज एटॉमिक नंबर. जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. होता क्या है कि जो एक जनरल टिपिकल एटम होता है हाइपोथेटिकल, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज X, Z, A. ऐसे अपन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो Z होता है ना, ये जो Z होता है यही आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Nucleus of an the number of protons inside the nucleus of an atom is defined as atomic number, और electron in case of neutral atom, electron in case of neutral atom यहाँ पे लिख लेना, electrons in case of neutral atom. जनरली अपन इसको प्रोटॉन की तरह ही डिफाइन करते हैं, तो ये जो लिखा है यही असली डेफिनेशन है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज डिफाइंड एज एटॉमिक नंबर, और इसको जनरली Z से रिप्रेजेंट करते हैं. अब बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. उनमें से पहला कैटेगरी में आते हैं आइसोटोप्स. आइसोटोप क्या होते हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और हुज एटॉमिक नंबर इज सेम but mass number is different is defined as isotope. For example, isotopes of hydrogen are. Okay, so moving forward मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि जो टिपिकल एटम होता है जिसको अपन ऐसे लिखते हैं X, A और सॉरी X, Z, A, राइट. अपन उसको वेट फॉर अ, हाँ उसको लिखते हैं X, Z, A, ऐसे लिखते हैं. तो होता क्या है कि जो Z होता है ये तो रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक नंबर, और ये जो A रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है आपका मास नंबर. ये रिप्रेजेंट करता है आपका मास नंबर जो कि होता है बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, और ये जो होता है ये सिर्फ प्रोटॉन के ही बराबर होता है.
तो अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने होते हैं तो अपन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के लिए अपन कर देते हैं a माइनस जेड, न्यूट्रॉन के लिए अपन कर देते हैं a माइनस जेड, क्योंकि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल, सिर्फ न्यूट्रॉन बन जाएगा, तो वो न्यूट्रॉन निकल के आता है। तो ये जो a होता है ना, इस a को अपन बोलते हैं मास नंबर। तो जिन ऐसे दो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब कि जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, मतलब कि जिसका जेड सेम है और जिसका मास नंबर डिफरेंट है, मतलब जिनके ए डिफरेंट है, ए वैल्यूज डिफरेंट है, उनको अपन बोलते हैं आइसोटोप्स। वो होते हैं अपने आइसोटोप्स। तो फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है प्रोटियम 1h1, ड्यूटेरियम 1h2 एंड ट्रिटियम 1h3। इसके अंदर आप देखेंगे कि तीनों के जो एटॉमिक नंबर है, यानी जेड वाला पार्ट है नीचे वाला 1 1 और 1, लेकिन ऊपर जो इनका ए वाला पार्ट है वो अलग है 1 2 एंड 3। सो आइसोटोप्स हो जाएंगे जिनकी जेड वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर की वैल्यू सेम होगी और उनके अंदर जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उनके डिफरेंट होंगे, यानी 1 2 3। इसमें एक चीज याद रखनी है, जो ट्रीटियम होता है आपका वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर पूछा गया था 2019 में कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम में से कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, और दूसरे पेपर में पूछा गया था कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं और उनमें से कितने रेडियो एक्टिव होते हैं। तो आंसर था 3,1, 3 आइसोटोप होते हैं और उनमें से एक रेडियो एक्टिव होता है। सिमिलरली कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं वो 6C12, 6C13 एंड 6C14 होते हैं। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि 666 यानी एटॉमिक नंबर सेम है, 12 13 14 मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप होते हैं। और इसके अंदर भी जो 6C14 होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन होता है, which is used to calculate age of fossil fuels, that is called as carbon dating। तो जो ये 6C14 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है और ये कार्बन डेटिंग के अंदर काम आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से याद रखिए, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के अंदर काम आता है, राइट। उसके बाद जो आइसोटोपिक एलिमेंट्स होते हैं ना, आइसोटोपिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल टर्म डिफाइन की जाती है, इसको अपन बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास वो सीखते हैं। पहले तो ये ध्यान रखें कि इट इज ओनली कैलकुलेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखें, इट इज ओनली कैलकुलेटेड for the elements or for those type of elements which exist in form of isotopes। जो isotopes की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए ये कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप मान ले कि एक एलिमेंट है m XZM एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और जिसका मास नंबर है m, has 3 isotopes m ZX1M, ZX2M और ZX3M, राइट। मतलब x1 x2 x3 तीन उसके आइसोटोप्स हैं। अब कंसीडर किया जाए कि तीनों आइसोटोप्स का मास अलग अलग है, यानी मास है m1 m2 एंड m3, उनके मोल्स हैं n1 n2 n3 और मास परसेंटेज है y1 y2 y3, राइट। तो ये तीन मैंने क्यों कैटेगराइज किए हैं, ये तीन मैंने इसलिए कैटेगराइज किए, बेसिकली ये तीन अलग अलग कैटेगरी है क्वेश्चंस की। पहली कैटेगरी के क्वेश्चंस इस लैंग्वेज पे, दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन इस लैंग्वेज पे और तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन इस लैंग्वेज पे। मतलब क्वेश्चन में या तो आपको तीन आइसोटोप का मास गिवन होगा, या आपको तीन आइसोटोप के मोल या मोल परसेंटेज गिवन होगा, या तीन आइसोटोप या चार जितने भी आइसोटोप है उनका मास और मास परसेंटेज गिवन होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, जो वो आपसे पूछने वाला है, राइट। तो जो m एवरेज होता है ये जो है ये बॉक्स बना के फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, राइट। ये फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, इनका डेरिवेशन आपकी कोई काम का नहीं है, हालांकि डिराइव्ड फॉर्मूलेज है बट इनका डेरिवेशन अपने कोई काम का नहीं है। अपन को वी नीड टू जस्ट ग्रास्प दीस फॉर्मूलाज, वी नीड टू जस्ट ग्रास्प ऑल ऑफ दीस फॉर्मूलाज। सो m एवरेज अपन को निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है और आपको आइसोटोप का मास तो पता ही होगा, क्योंकि आइसोटोप का वो सिंबल आपको देगा, आइसोटोप का सिंबल देगा तो वहां से उसका मास नंबर आपको पता लग जाएगा। तो और मान लो मोल परसेंटेज गिवन है या मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, राइट। तो मोल फ्रैक्शन की मोल परसेंटेज गिवन है n1 n2 n3 या मोल्स गिवन है n1 n2 n3 और सिंबल देख के हमें उसका मास पता लग जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास इज n1 m1 plus n2 m3 plus n3 m3 and so on upon n1 plus n2 plus l3, that is total moles, राइट। और अगर आपको y1 y2 y3 यानी कि मास परसेंटेज गिवन है, तो मास परसेंटेज गिवन है तो आपका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 and so on upon m1 plus m2 plus अपॉन y1 plus y2 plus y3। यहाँ पे करेक्ट कर लेना है y1 plus y2 plus y3 है, और जो कि टोटल 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल परसेंटेज का जो सम होता है वो
100 के इक्वल होता है। इस वजह से यहाँ पे मोल गिवन है तो टोटल मोल्स आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे मास परसेंटेज गिवन है जो टोटल 100 होगा, जितने भी होंगे उनका सम, क्योंकि सारी परसेंटेजेस का सम 100 होता है। तो ये अब इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। बस आप ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन में जो M1, M2 और M3 है वो आपको जो एलिमेंट के आइसोटोप्स गिवन है उनका सिंबल देख करके फिर पकड़ना होगा। उनका सिंबल देख करके फिर यहाँ से ये जो लिखा हुआ होता है ये M1, M2, M3 होगा। जितने भी आइसोटोप्स गिवन है उनका सिंबल देख के आपको उनका मास पकड़ना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर वो या तो उनके मोल दे देगा, मोल परसेंटेज दे देगा, या मोल फ्रैक्शन दे देगा, राइट। तो मोल परसेंटेज दे देगा, मोल फ्रैक्शन, उनको आपको कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट उन सबको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, राइट। डायरेक्टली मोल दे दिए तो N1, N2, N3 तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मोल परसेंटेज दे दी तो आपको क्या करना है, टोटल मोल्स को 100 मान लेना है। फॉर एग्जांपल दे दिया 50%, 20%, 30%, तो आपको क्या करना है 100 मोल्स का सैंपल मान लेना है, जिसमें 50 मोल्स एक के, 20 मोल्स दूसरे के और 30 मोल्स तीसरे के। और अगर आपको मास परसेंटेज गिवन है तो वही आपको करना है, जो टोटल मास है वो आपको 100 मानना है, और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करके ये दो फॉर्मूले लगाने हैं। एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमेशा यही दो फॉर्मूले लगेंगे, राइट। अब अपन क्वेश्चन करते हैं तो आपको इजीली क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल अपन आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स 8O16 एंड 8O18, राइट। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मेरे को दिखते ही मैंने क्या कर लिया, मैंने एलिमेंट का सिंबल देख के और उसके मास नंबर्स नोट कर लिए जो कि हैं 16 और 18। अच्छा भैया, तो अपना पहला काम कंप्लीट, मास मिल गया। अब अपन देखते हैं आगे अपन को मोल परसेंटेज गिवन है या मास परसेंटेज गिवन है। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि विद 90% एंड 10% बाय मोल इन एटमॉस्फेयर। वाह वाह भैया जी, हमको इन्होंने मोल परसेंटेज दे दिया जी, मजा आ गया। ये इंफॉर्मेशन आपको देख के क्वेश्चन की लैंग्वेज या क्वेश्चन में सिंबल देख के एलिमेंट का कैच करनी है, और ये आपको गिवन होगा जैसा मैंने कहा। तो सेकंड लाइन के अंदर वो गिवन है इन द मोल इन एटमॉस्फेयर व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास। तो भैया जी फॉर्मूला लगा दो, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 जितने भी अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो अब आपको क्या करना है कि टोटल मोल्स मान ले 100 है, तो आपके पास जो 8O16 है इसके मोल्स हो जाएंगे 90, और जो आपके पास 8O18 है इसके मोल्स हो जाएंगे 10, राइट। तो आपको मोल्स मिल गए और मासेस मिल गए 16 और 8। तो ये तो आपके N1 की वैल्यू हो गई और यही आपके N2 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली जो आपका M1 हो जाएगा वो हो जाएगा 16 बाय सीइंग द सिंबल, और जो आपका सिमिलरली M2 का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 18, राइट। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे तो N1 M1 16 into 90 जो यहाँ पे लिखा, प्लस N2 M2 10 into 18 10 into 18 अपॉन टोटल N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 जो कि 90 प्लस 10 100। रिमेंबर परसेंटेज दिया है तो टोटल परसेंटेज का सम 100 ही होता है, तो बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं और कंफ्यूजन के लिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 16 into 90 1440 प्लस 180 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 16.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास है दैट इज 16.2, राइट। आगे बढ़ते हैं। 16.2 थोड़ा गंदा लिख दिया नहीं, लेट मी डू इट अगेन। वैसे तो आंसर लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 16. राइट, आगे बढ़ते हैं। सो ये बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। अब वो ऐसे भी पूछ सकता था कि दो आइसोटोप फॉर्म है, ये 8O16 8O18 with 70% एंड 30% बाय मास इन एटमॉस्फेयर। तो आप क्या करते कि एक का मास मान लेते 70 ग्राम, एक का मान लेते 30 ग्राम, फिर वही 70 into 16 प्लस 30 into 18 अपॉन 70 प्लस 30 कैलकुलेट करते तो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाता। तो स्टेप 1 में आपको देखना है कि M1 M2 और M3 जो मास है वो आपको सिंबल देख के पकड़ना पड़ेगा। दूसरा मोल और मास परसेंटेज वो क्वेश्चन में गिवन होगा। यही तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं आपके पास। अब अच्छा जी आगे बढ़ते हैं भाई। तो अच्छा भाई, हमने समझ लिया कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो है एवरेज एटॉमिक मास, ओके, जिसको हम M एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी हमने M एवरेज से उसको रिप्रेजेंट किया। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह भाई। आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है
वो किसके बराबर होता है? एक्सपेरिमेंटली इट इज एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि मान लो कोई एक एटम है XAZ, तो उसका एटॉमिक मास तो यही होता है, उसका एटॉमिक मास तो Z ही होता है, A तो उसका एटॉमिक नंबर होता है भाई। तो हमने तो ये सीखा कि उसका Z एटॉमिक मास होता है, तो Z किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज इक्वल्स टू sorry, not number of nucleons, average number of nucleons, that is equals to average number of protons plus average number of neutrons, right? So m average is equals to average number of protons, that is Z, कैलकुलेट किया जाता है, is equals to Z plus average number of neutron। अब अपने से पूछा गया जाता है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से हो जाएंगे m एवरेज माइनस Z। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है इसका डिराइव्ड फॉर्म है, इसी में आगे मैं पूछ सकता था ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम। तो वो क्या होगा, उसका जो m एवरेज आया माइनस उसका Z कितना है 8, तो m एवरेज माइनस Z दैट इज 16.2 माइनस 8, यानी जो ऑक्सीजन था उसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मेरे से पूछे जाते तो उसका आंसर होता 8.2, राइट, 8.2। नोट, इफ द मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट फ्रैक्शनल हो जाए, ये आपको याद रखना है कि इफ द मास नंबर या फिर एटॉमिक मास एलिमेंट का फ्रैक्शनल हो जाए तो हमेशा आइसोटोप में एग्जिस्ट करेगा, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप। ये भी एक बार एडवांस के अंदर ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है क्या कि ये याद रखना स्टेटमेंट है, मास नंबर ऑफ और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज फ्रैक्शनल देन इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। और एक ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये याद रखना है कि m एवरेज माइनस Z इज योर एवरेज नंबर ऑफ neutrons, right? moving forward on third category, that is isotones। पहले हमने isotopes पढ़ा, isotopes के बाद हम पढ़ेंगे isotones। isotopes में हमने बीच में पढ़ा एवरेज एटॉमिक मास, जो कि उन्हीं की एक प्रॉपर्टी है या उन्हीं से रिलेटेड उसकी क्वेश्चंस आते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास न्यूट्रॉन्स सेम है। तो हमने बात करी थी कि एक एलिमेंट जो होता है वो होता है XAXZA, राइट? XZA। तो उसके अंदर जो A होता है ये होता है आपके पास प्रोटॉन प्लस योर न्यूट्रॉन्स, एंड योर Z इज योर प्रोटॉन्स। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आपके पास निकल के आता है दैट इज योर A माइनस Z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर तुमसे पूछा जाए तो A माइनस Z। तो दो एलिमेंट्स का A माइनस Z अगर सेम है तो वो आइसोटोन्स होंगे, इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं। तो 6C 13 और 7 एंड 14 ये दो एग्जांपल है। इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 13 माइनस 6 यानी कि 7 और 14 माइनस 7 यानी कि 7। तो दोनों के पास 7 न्यूट्रॉन है, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये। तो दीज आर व्हाट? आइसोटोन्स। दीज आर नथिंग बट आइसोटोन्स। These are nothing but isotones। लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, isotones लिख देता हूँ, ISOTO पूरा ही लिख देते हैं, चलो NES। These are nothing but isotones। Next is isobar। तो isobar क्या होते हैं? two or more than two elements which have same mass number but different atomic number are called as isobars। अब वही वापिस से एलिमेंट होता है ZXA, इस बार गलती नहीं करी मैंने, that is ZXA। तो two or more than two elements have same mass number, मतलब जिनका A वैल्यू सेम है, मास नंबर मतलब कि जिनका A वैल्यू सेम है बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब उनका जो Z वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो उनका क्या डिफरेंट है? उनका Z वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो वो आइसोबार होते हैं। और आइसोटोप्स के लिए अगर मैं ऐसे ही बोलूं तो एग्जांपल लेके देखो, जो तुम्हारे पास है 1H1 और 1H2, तो आइसोटोप्स के लिए क्या होगा कि उनका मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। मास नंबर डिफरेंट 1 2, एटॉमिक नंबर सेम 1 1। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है? मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ये जस्ट उल्टा होता है उसका। फॉर एग्जांपल आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040,
both have same mass number, इनका mass number same है, that is 40, and different atomic number, that is 18 and 20. तो these are example of isobars. next एक recently added category है कोर्स के अंदर जो है isodiapers, पहले आती नहीं थी, recently आने लगी. what are isodiapers? two or more than two elements in which modulus of difference of neutron and proton is same are called isodiapers. मतलब कि जिनके अंदर n माइनस पी वैल्यू जो है, जिनके अंदर आपकी n माइनस पी वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए. n माइनस पी का मॉड. कुछ बच्चे पूछते हैं सर p माइनस एन करें या n माइनस पी, मैंने तुम कुछ भी कर लो बस मॉड लगा दो, वो वैल्यू सेम होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड आइसोडाइपर्स, राइट. So which is modulus of difference of neutron and proton are same are called as isodiapers. Example 6C13, 7 and 15 and 8O 17. दोनों में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 13 minus 6, 15 minus 7. पहले प्रोटॉन्स देख लो, प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 8 9, 7 8 9. तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7 8 9. Sorry, protons are 6 7 8. Sorry, literally sorry, 6 7 8, right? And neutrons are your 7 8 9, right? So n minus p is 1 1 1. तो वो क्या हो जाएंगे? आइसोडाइपर्स. नेक्स्ट कैटेगरी होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक. नाम से समझ आ रहा है जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टर्म्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. और अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है ना x a z, XZ ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये न्यूट्रल एटम है. तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स Z ही होते हैं. लेकिन अगर चार्ज स्पीशीज होगा तो वो डिपेंड कर जाएगा. अगर वो प्लस है, प्लस का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनस का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर प्लस होता है तो अपन जेड में से जितना प्लस चार्ज है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि डेफिशिएंसी है. और अगर माइनस होता है एटम के ऊपर तो अपन क्या करते हैं? जेड में उतना माइनस चार्ज ऐड कर देते हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन को मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल Na+1 एंड Mg+2 बोथ हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? Na का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है Na1123, और मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीशियम 1224. Now Na plus and Mg+2. तो Mg+2 का मतलब क्या हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 minus 2 10. मैंने बताया प्लस चार्ज होगा तो जेड में से उतने कम कर देंगे, डेफिशिएंसी है, और माइनस चार्ज होगा तो जेड में ही उतने ऐड कर देंगे. क्यों? क्योंकि वो है तुम्हारे पास एक्सिस. ऐसे ही इसमें से 11 में से एक कम कर देंगे क्योंकि प्लस चार्ज एक है तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूं F माइनस, दैट इज फ्लोरीन विथ नेगेटिव चार्ज, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है F919, राइट. तो अगर ये 9 और एक माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज मतलब उसके पास एक्सिस, तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 9 प्लस का एक और मैं इसके पास कर दूंगा तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो Na प्लस Mg, इसके साथ एक एग्जांपल और लिख सकते हैं F माइनस. ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. एग्जाम में क्वेश्चन देता है, चार ऑप्शन देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. मेंस में सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. आप अगर प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आज के लिए इतना ही. चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो तो, और सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर देना. बाकी जितना हो सके उतना सपोर्ट कर देना. थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे.